नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे खबर तो समझिए। बिहार में कोरोना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,466 नए मामले सामने आए और 62 संक्रमितों की मौत हो गई। आज भी पटना में सबसे ज्यादा 2,410 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में 630 और मुंगेर में 603 नए मामले सामने आए। वहीं नालंदा में 548, पूर्वी चंपारण में 537 नए मरीज मिले। बिहार में अब कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 1,15,066 हो चुकी है। और अब वो खबर जो इस वक्त डर के साए में सांसों को सुकून देने वाली है, वो खबर जो हर कोई सुनना चाहता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। उम्मीद है बिहार वासियों को अब उसकी किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। मंत्रोच्चार के साथ हो रहा ये पूजा पाठ उस प्लांट को शुरू करते समय किया जा रहा है जो पटना के आसपास के लोगों की सांसों को थमने नहीं देगा और लोगों तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, पटना से सटे फतुहा इलाके के 4 लोगों ने महज 6 महीने के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया है। इस प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जिसको आप मदरबोर्ड कह सकते हैं, और यहां से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। कोरोना के इस काल में जब लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं, वैसे कठिन समय में इस ऑक्सीजन प्लांट से 24 घंटे के अंदर 850 ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 850 सिलेंडर पर डे है और आज के डेट में सर 20 टन ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार 17 लाख की ऑक्सीजन लिक्विड है, 1.25 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है। तो प्लांट से अगर हम इतना भी सपोर्ट कर सकते हैं, भले बिजनेस है बट इतना भी सपोर्ट हो सकता है, सरकार के लिए भी फायदेमंद है और जो मर रहे हैं आज की डेट में ऑक्सीजन के लिए उसके लिए भी फायदेमंद है। कोरोना की पहली लहर जब आई थी तब इस प्लांट को लगाने की प्लानिंग हुई, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से काम अटकता गया। अब जबकि कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तो प्लांट का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ और सरकार की मदद से समय से 1-1.5 महीने पहले ही इसका काम पूरा कर लिया गया। ह्यूमैनिटी के वर्क के लिए इस प्रोसेस को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है और होप सो हम लोग चाहेंगे कि इसे हम आम जनता जो फिलहाल हॉस्पिटल कोरोना से पीड़ित हैं उनको हम सपोर्ट करें। करीब 3 से 4 दिनों के अंदर इस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगेगी। सरकार से मदद मिल रही, जो भी लाइसेंसेस वगैरह हैं सरकार से मिल गई है। हम लोगों को एक प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा है कि सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब सांसों की ये मशीन बनकर तैयार है। इससे बनने वाला ऑक्सीजन हर रोज 850 लोगों की जान बचा सकता है। जरूरत है तो बस ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या को दूर करने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना के फतुहा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। और बड़ी खबर, 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बिहार को मिलेगा। बता दें कि बड़ी खबर, 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बिहार को मिलेगा। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान है, अगले 10 दिनों में मिलेगा 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन। जल्दी 120 वोल्ट सिल्ली जुम्बा दवा भी मिलेगी। केंद्र के प्रयास से नहीं होगी दवा और ऑक्सीजन की कमी। तो बता दें कि बिहार को मिलेगा 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन। 9 मेडिकल कॉलेजों में बन रहा है हाई कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट। 15 अनुमंडल में बन रहा है प्रति मिनट 960 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट। अब खबर को समझते हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है, यानी कि बिहार में जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। लिहाजा जरूरी दवाइयां और ऑक्सीजन ही जान बचा सकते हैं। अगले 10 दिनों में 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बिहार को मिलेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बिहार ने नया सिस्टम बनाया है। 50% सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजा जाएगा। 50% चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा।
पटना के कोविड-19 के लिए चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में 80% आवंटित किया जाएगा। पटना के पीएमसीएच भर्ती मरीजों के लिए अच्छी खबर है। हॉस्पिटल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हो चुका है। इस ऑक्सीजन प्लांट से 50 सिलेंडर रोज भरे जा सकेंगे, जिसकी मदद से अब पीएमसीएच को दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के अभाव में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में अब किसी मरीज की जान नहीं जाएगी, क्योंकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर की देखरेख में आज ऑक्सीजन प्लांट का आगाज हो गया। इस प्लांट से रोजाना 50 सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार होगा, जिसकी मदद से इमरजेंसी के हालात में पीएमसीएच को दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा और मरीजों को राहत मिलेगी। अभी रोजाना पीएमसीएच को 800 से 900 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन चालू हो जाता है तो 2000 से 2500 सिलेंडर रोज भरे जा सकेंगे। ये 50 सिलेंडर जो है पर डे देगा, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है काम चल जाएगा, है ना। और इससे 24 घंटा में बैकअप के लिए भी हम 12 से 16 सिलेंडर हम लोग लगाए हुए हैं कि अगर कमी होता है तो तुरंत वहाँ से वो चालू हो जाएगा। माने बैकअप यहाँ अपने आप देगा, इस मशीन के द्वारा दिया जा रहा है। अब इस खबर को समझते हैं। देश भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की कमी है। हर दिन ऐसी खबरें आती हैं जहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से संक्रमितों की जान चली जाती है। 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। 15 प्लांट बिहार में लगाए जाएंगे। बिहार में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पूरी राशि पीएम केयर फंड से दी जाएगी। बिहार में 15 जिलों में लगने वाले सभी ऑक्सीजन प्लांट जिलों के सदर अस्पताल में लगाए जाएंगे, जिससे पूरे जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। अब बात कोरोना से मचे त्राहिमाम में हर जगह लोगों को ऑक्सीजन के साथ ही एम्बुलेंस के लिए भी भटकना पड़ रहा है। कहीं एम्बुलेंस मिल नहीं रहा तो कहीं एम्बुलेंस वाले लोगों से कई गुना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि छपरा के अमनौर में 75 नए एम्बुलेंस खड़े खड़े धूल फांक रहे हैं। ये एम्बुलेंस अमनौर के जयप्रभा अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिन्हें सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एमपी फंड से खरीदा गया है, मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका पता चलने पर आज पूर्व सांसद पप्पू यादव यहां पहुंचे। उन्होंने जयप्रभा अस्पताल में पड़े एम्बुलेंस को देखा और इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग की। पप्पू यादव ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए। अभी 70 एम्बुलेंस रखा हुआ है जयप्रभा अस्पताल में। मैंने कहा कि सिविल सर्जन पर मुकदमा करिए, इंक्वायरी करिए कि एम्बुलेंस का इंटायर मालिक क्रिमिनल है। जितना एम्बुलेंस चलाता है अस्पतालों में माफिया है, और वो एक एम्बुलेंस का भाड़ा 4 किलोमीटर पर 12,000 रुपया लेता है। इंटायर एम्बुलेंस वाला लूटता है। क्यों सरकार टेक ओवर नहीं कर रही है? अभी तो कम से कम एम्बुलेंस को फ्री करे सरकार। वह एम्बुलेंस को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव पर पलटवार किया है। रूडी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। एम्बुलेंस की जरूरत को समझिए। कोरोना के चलते एम्बुलेंस की जरूरत बढ़ गई है। एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। कई जगह पैसा देने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, और एम्बुलेंस मिल भी रहा है तो मनमाना किराया वसूला जा रहा है। एम्बुलेंस नहीं मिलने से कई मरीजों की मौत हो जाती है, और ऐसे में 75 एम्बुलेंस से कई मरीजों की जान बच सकती है। वहीं देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। बीते 7 दिन में ये तीसरा मौका है जब एक दिन में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। देश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़, 7 दिन में तीसरी बार 4 लाख पार।
10 राज्यों में 27 लाख मरीज। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह फैल रही है। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू का खास असर कोरोना के आंकड़ों पर नहीं दिख रहा है। 7 दिन में ये तीसरी बार है जब देश में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4.14 लाख नए मामले सामने आए। नए मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 3,920 लोगों की जान चली गई। 3.28 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। एक दिन में 81,000 नए मरीज बढ़ गए। देश के 10 राज्यों में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि बनी हुई है। कुल सक्रिय मामलों में से 27 लाख मरीज इन्हीं 10 राज्यों से हैं। इन राज्यों में संक्रमण दर भी 25% से ज्यादा है। संक्रमण दर से मतलब कुल टेस्ट में से कितने नमूने पॉजिटिव निकले। गोवा में 48 और हरियाणा में 37%, पश्चिम बंगाल में 33 और दिल्ली में 32%, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 29%, कर्नाटक में 28 और चंडीगढ़ में 29%। इस संकट काल में दुनिया भर से भारत को सहयोग मिल रहा है। भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत डेनियल बी स्मिथ ने भारत को हर संभव मदद करने की बात कही है। This is a challenging time for the people of India. The COVID-19 virus has touched the lives of many. The United States government is working around the clock to provide life-saving assistance to India as we combat the virus together. The American people and American companies stand with India. पूरे देश में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने की मांग की जा रही है। 45 साल से ऊपर आयु की करीब 31% आबादी को अब तक टीका लगाया जा चुका है। पीएम मोदी लगातार कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी कर रहे हैं। अब उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मरीज वाले राज्यों की जिलेवार रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर को समझिए कि कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है, लिहाजा थोड़ी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाएगी। पिछले 24 घंटे में 4,14,000 लोग संक्रमित हुए, मतलब हर घंटे 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। बीते 4 महीनों में ही 1 करोड़ संक्रमित मरीज मिले। इससे पहले इतने मामले आने में 10 महीने लगे थे। दूसरी लहर की बात करें और अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तीसरी लहर बेहद खतरनाक है। तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मामले लगातार बढ़ रहे, इसमें सावधानी ही एक उपाय है जिससे बचा जा सकता है। बात बिहार की करें तो बिहार में कोरोना का संक्रमण सुनामी की रफ्तार से बढ़ रहा है और मौत बनकर कहर ढा रहा है। सिर्फ पटना की ही बात करें तो आंकड़े डराने वाले हैं, जहां टेस्ट करने पर हर तीसरा शख्स पॉजिटिव मिल रहा है। मई में 6 दिनों में पटना में संक्रमण 77% की रफ्तार से बढ़ा है। पटना में कोरोना की डरावनी रफ्तार। पटना में हर तीसरा शख्स पॉजिटिव। पटना में बिहार के 20% नए केस। पटना वाले अब तो संभल जाओ, क्योंकि नहीं संभले तो फिर सबको संभलना मुश्किल हो जाएगा। एक ऑटो में कई लोगों के साथ लदने की बीमारी छोड़ो, वरना बीमार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। 6 मई को बिहार में नए कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा जारी हुआ, उससे दूसरे जगह के लोगों को पटना की चिंता होने लगी है। अब तो बेवजह भीड़ लगाना बंद करो पटना वालों। 6 मई को जारी बीते 24 घंटे के आंकड़े को देखिए। बिहार में कुल नए केस मिले 15,126 और अकेले पटना में नए केस मिले 3,665। यानी सिर्फ पटना में नए केस मिले 24.22%। अब पटना में हालात की भयावहता को समझने के लिए कुछ और आंकड़े भी देख लीजिए। पहली लहर में 69 दिन में 3,000 केस मिले थे। 6 मई को एक दिन में 3,665 नए केस मिले। जांच में हर तीसरा शख्स पॉजिटिव पाया गया। मई के 6 दिनों में एक्टिव केस 77% की रफ्तार से बढ़े, जिससे पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या
21,704 तक पहुंच गई। राज्य में कोरोना से अब तक 3,077 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 891 मौत पटना में हुई है। फिलहाल पटना में जितने एक्टिव मरीज हैं, अगर उनमें से 20% को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी तो अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उतने बेड की उपलब्धता नहीं है। तो समझ लीजिए कि आपको कितना बचकर रहना है और कितना डरने की जरूरत है। शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से पूरे देश में लोग परेशान हैं। कोई अस्पताल के चक्कर लगा रहा है तो कोई जांच के भागदौड़ कर रहा है। लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ शैतान दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गिरफ्त में रेमडेसिविर के धंधेबाज। शिकंजे में सांस के सौदागर। काली शर्ट में खड़े इस लड़के को ध्यान से देख लीजिए। इसका गुनाह जान जाएंगे तो रूह कांप जाएंगी। जी सही सुना आपने, रूह कांप जाएगी। ये वो शख्स है जो मरे हुए मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने में लगा था। निजी अस्पताल का स्टाफ बताया जा रहा पिंटू नाम का ये शख्स जिस मरीज के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदने एक स्टॉक पॉइंट पहुंचा था, उस मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। शक होने पर दुकानदार ने ड्रग्स विभाग को जानकारी दी और फिर भागलपुर ड्रग्स विभाग की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। पेशेंट जो कल मरा था इसी का कोई परिजन था क्या? नहीं, इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये दलाल है। एक्चुअली कोई डॉक्टर विकास शर्मा है, उसके यहाँ एक कंपाउंड्री करता है और राहुल हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल से इसका मिली भगत है। ये कोई इकलौता शख्स नहीं है जो ऐसी हरकत कर रहा है। आपदा में अवसर तलाशने वाले दलाल हर जगह मौजूद हैं। पटना के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में भी जीवन रक्षक दवाओं के ब्लैक में बेचने का आरोप है, जिसकी सूचना पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापा मारा। ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसे जांच में उस चीज का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए। दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और एम्बुलेंस चालकों का मनमाना किराया वसूलने का मामला कई जगहों से सामने आ चुका है। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि इस तरह के दलाल लोगों की सांस का सौदा करने की हिमाकत न करें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में बरसात से पहले बाढ़ को लेकर सरकार एक्शन में है। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में विस्तार से बाढ़ नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई और तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। लॉकडाउन के तीसरे दिन भी सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। शुक्रवार की बैठक का मुख्य मुद्दा बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सरकार की तैयारी रही। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि प्रमंडलवार विधायकों के साथ बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित विभाग के अधिकारी चर्चा कर उनके सुझावों पर अमल करेंगे। जून में इस तरह की बैठक हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने मई में ही यह बैठक करके यह संदेश देने का काम किया कि बिहार सरकार बाढ़ एवं सुखाड़ के मामले में कितना गंभीर है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि बाढ़ के दौरान विस्थापितों के लिए जरूरी व्यवस्था की जाए। बाढ़ में आवागमन बाधित न हो, इसके लिए पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए सभी चापाकल को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। बरसात में पटना शहर में जल जमाव न हो, इसे लेकर निर्देश दिया गया है। अगर सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है तो किसानों के हित के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सुखाड़ में पशुओं को चारा की कमी न हो, इसे लेकर पशु एवं मत्स्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से
बाढ़ नियंत्रण एवं सुखाड़ से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट हैं सबों पर विस्तार से चर्चा की, समीक्षा की। कोरोना ने लोगों के साथ साथ सरकारों के सामने भी विकट स्थिति पैदा कर दी है। ऐसी स्थिति में समय से पहले की गई प्लानिंग ही हालात को सुधारने में मददगार साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।